हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही थी। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी डिफरेंट जो परिभाषाएं हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की वो समझी थी, और कैसे वो मेन आपकी जो प्रॉपर परंपरागत अर्थशास्त्र होती है उससे अलग होती है, इसको समझा था। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो इसका मेन टॉपिक है, या कहें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मांग और मांग का नियम। पहले समझ लेंगे थोड़ा सा कि डिमांड होती क्या है, उसके बाद समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मांग का नियम क्या है, क्या इसकी सारणी होती है, कैसे इसका फिगर बनता है, और क्या इसकी मान्यताएं होती है, assumptions क्या होते हैं, सारी चीजें हम समझेंगे आज वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। किसी और सब्जेक्ट पर भी आपको थ्योरी वीडियोज या एमसीक्यू वीडियो चाहिए होगी तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मांग क्या है। वैसे तो मांग का या फिर डिमांड है, आपने बहुत जर्नल वे में सुना होगी ये वर्ड मांग का। तो जब भी हम बात लेकिन अर्थशास्त्र की पर्पज से इकोनॉमिक्स में कर रहे होते हैं तो डिमांड बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्रोडक्शन में कहिए, या एक इकोनॉमिक साइकिल जो होता है, हमारा आर्थिक चक्र होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थान पर जो व्यक्ति हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की रुचियां होती हैं, पसंद नापसंद होती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो आवश्यकताएं भी, उनकी नीड्स भी उनकी अलग अलग होती हैं। तो उनकी जो नीड्स अलग अलग है, उसी के बेसिस पे वो अलग अलग चीजों की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। तो कहाँ पर किस चीज की मांग कैसी है, कितनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्राइस जब निकाला जाता है, कीमत जब देखी जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने अलग अलग डिफिनेशन दी है। जैसे कि प्रोफेसर बेनहम ने क्या कहा है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि मांग क्या है, किसी दी हुई कीमत पर, यानी कि किसी एक प्राइस पर किसी वस्तु की मांग, उस वस्तु की वह मात्रा है, वो क्वांटिटी होती है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। जैसे कि अगर आप मार्केट जाइए, वहां पर आपको ऐसे कि सपोज कर लेते हैं 1 किलो सेब आपको लेने हैं, 1 केजी आपको एप्पल लेने हैं। तो वहां पर अगर आप जा रहे हैं और कहा जा रहा है, आपने कहा जो है दुकानदार शॉपकीपर, उससे आपने कहा कि आप 1 किलो सेब लेना चाहते हैं। उसने कहा कि सेब आपको 100 रुपए किलो है, तो आपने कहा 100 रुपए किलो सेब आप लेने के लिए तैयार है, एग्री कर जाते हैं। 1 किलो आप सेब, तो आपकी मांग क्या है, 1 किलो सेब है। आप किस कीमत पर लेने को तैयार हो गए, 100 रुपीज पर, 100 पर केजी पर आप लेने को से तैयार हो गए। तो क्या हो जाएगी, आपकी डिमांड या फिर आपकी मांग कहलाती है। क्लियर हो गया होगा आपको कि मांग क्या है, कि किसी दी हुई कीमत पर किसी समय में कोई वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए आप तैयार हैं या लेना चाहते हैं, वो आपकी मांग कहलाती है, वो डिमांड कहलाती है। इसके अलावा और भी डेफिनेशन दिए, जैसे प्रोफेसर मेयर्स ने क्या कहा है कि किसी वस्तु की मांग उन वस्तुओं की मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर क्रय करने के लिए तैयार होता है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितने मूल्य तक लेना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप 1 केजी सेब की बात करते हैं, लेने जाइए, तो बराबर से अगर खड़े हुए बहुत से लोग, जो दुकानदार हैं वो सेब को बेच रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है सब में अलग अलग प्राइस होंगे। जरूरी नहीं है पूरे मार्केट का प्राइस सेम ही हो, आप देखते होंगे अलग अलग होता है। कोई 100 में दे रहा है, कोई 110 में, कोई 120 में दे रहा है, 150 तक कोई दे रहा है। वो यही कहते हैं कि हमारी क्वालिटी अलग है। भले ही कोई डिफरेंस ना हो, सब एक ही जगह से लेकर के आए हों, लेकिन क्या है, हमारी क्वालिटी अलग है, हमारे शिमला के हैं, हमारे हिमाचल के हैं, हमारे कश्मीरी सेब है। इस तरह से आपको कहेंगे, और हो सकता है हो भी, क्वालिटी में भी फर्क हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सेम ही हो, कोई चेंजेस ना हो। तो वहाँ पर ये रहता है कि, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा कि किसी वस्तु की वो मांग, उन वस्तुओं की मात्राओं की सारणी होगी, एक टेबल होगी जिसमें कि क्रेता समय विशेष पर उस टाइम पर आप अलग अलग सभी संभव मूल्यों पर जहां तक आप ले सकते हैं खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मांग क्या होती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो स्पेशल फैक्टर्स इसमें होने चाहिए, कौन से, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, डिजायर टू परचेज अ गुड। आप में ये होना चाहिए कि आप उस चीज को खरीदना चाहते हैं। अगर आपने गए सिर्फ मार्केट में, आप घूम रहे हैं, टहल, जैसे मॉल जाते हैं हम लोग, जरूरी नहीं होता वहां पर सारी शॉप से जाके आप कुछ खरीदे ही, लेकिन आप सारी दुकानों पर सब जगह घूमते फिरते हैं, देखते हैं, तो वहां पर आपको खरीदना पर्पस नहीं होता, कभी कभी टहलना भी पर्पस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि आप उस चीज को परचेज भी करेंगे। दूसरा है वस्तु को प्राप्त करने का साधन, मीन्स फॉर परचेजिंग द गुड, यानी कि किस तरह से आप खरीदना चाहते हैं। जैसे कि पहले के टाइम में तो आपकी वस्तु विनिमय भी होता था, लेकिन आज के टाइम में आप
सिर्फ कैसे खरीद सकते हैं, मनी के एक्सचेंज में ही आप प्रोडक्ट या गुड्स जो भी है उनको परचेज कर सकते हैं। वस्तु विशेष का साधन को व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू यूज द मीन्स फॉर परचेजिंग द गुड डिजायर, यानी कि क्या होना चाहिए, आप उस मूल्य पर उस वस्तु को लेने के लिए तैयार भी होने चाहिए। वस्तु की एक निश्चित कीमत का होना, यानी कि एक टाइम पर वहां पर कीमत भी कोई एक डिसाइड होनी चाहिए कि किस कीमत पर आप उस वस्तु को खरीद रहे हैं। फिर आ जाएगा मांग का संबंध किसी विशेष समय से होना, कि किसी एक टाइम पीरियड में यहाँ पर ध्यान बहुत रखना होता है कि एक टाइम की बात हो रही है, ओके, अगर हम टाइम को भी इससे हटा दें तो आज हो सकता है कि जो वस्तु आपको 100 रुपए किलो मिल रहा था सेब, आने वाले टाइम में हो सकता है उसकी कीमत बहुत बढ़ जाए या हो सकता है बहुत घट जाए, क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इसके लिए मेन अगर हम कहें फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहला हो जाएगा कि पहली होनी चाहिए आप में डिजायर उस वस्तु को लेने की, दूसरा होना चाहिए आपके पास साधन, मनी होनी चाहिए कि आप खरीद सकें उसे, तीसरा हो जाता है कि आप खरीदना भी चाह रहे हो, यानी कि सिर्फ पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस चीज को लेना भी चाह रहे हो। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि एक आपको कीमत निर्धारित होनी चाहिए कि निश्चित कीमत होगी, और पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि मांग का संबंध किसी विशेष समय से होगा, यानी कि जिस टाइम पर आप लेने जा रहे हैं उस टाइम पर की बात हो रही है, आप 2-3 दिन बाद दोबारा से जाएंगे तो वहां पर रेट हो सकता है प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मांग क्या होती है और कौन से प्रमुख तत्व या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मांग में डिमांड में होने चाहिए। अब आ जाते हैं मांग के नियम पर, क्योंकि हमने समझ लिया कि डिमांड क्या होती है, अब हम समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें हम मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग को समझने के बाद मांग का नियम बहुत इजी रह जाता है। क्या होगा कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक क्वालिटेटिव संबंध को बताता है। यानी कि मांग का नियम क्या बताएगा, एक चीज आपने देखी थी अभी मांग में, क्या उसके फैक्टर्स थे कि मांग होने के लिए ये तो एक तो होना चाहिए कि आपको इच्छा भी हो, आप उसको चीज को खरीदना चाह रहे हैं, दूसरा होना चाहिए एक निश्चित कीमत पर खरीदना चाह रहे हो, और फिर एक किस क्वांटिटी में आप खरीदना चाह रहे हैं, यानी कि एक निर्धारित कीमत पर कितनी मात्रा आपको मिल रही है। तो उसी के बीच में क्या होता है, जो रिलेशन है गुणात्मक क्वालिटेटिव, एक कुछ चीजें मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, कुछ चीजें आपकी गुणात्मक होती है। यहाँ पर गुणात्मक की बात की जा रही है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा, कि किस कीमत पर कितनी मात्रा जो है वो दी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल अभी आप लोगों को मैंने जो बताया था कि 1 kg, अगर 1 kg जो सेब है वो कितने पर थे, 100 पर kg पर थे, तो 1 kg सेब आप 100 रुपए किलो पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो वहां पर क्या है कि कितनी कीमत है 100 रुपए, और कितनी मांगी जाने वाली मात्रा है 1 kg की, 1 किलो की। तो ये क्या नियम हो जाएगा, इसे हम मांग का नियम कहते हैं। यही मांग का नियम है, यानी कि 1 kg पर 100 रुपए का आप खरीदना चाह रहे हैं, आपस में ये संबंध है कि 1 किलो से 100 रुपए के मिल रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, मांग का नियम को बताएगा। तो उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार अपने व्यवहारिक जीवन में ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है और कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है, और उपभोक्ता की इसी मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति पर मांग का नियम आधारित है। अब इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो इस तरह से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर यही सेब 100 रुपए किलो की जगह आपको कितने के मिलने लगे, 200 रुपए किलो मिलने लगे, तो आपके पास अब इतने नहीं है पैसे कि आप, क्योंकि हर किसी का एक लिमिटेड इनकम होती है, आपकी बजट है, उसी के अकॉर्डिंग आप खरीदेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको 200 रुपए किलो सेब मिलने लगे तो क्या आप पूरे 1 kg खरीदेंगे, हो सकता है तब आप सिर्फ 1.5 kg ही परचेज करें, यानी कि आधा किलो ही लें, तो वो आधा किलो आपको 100 रुपए के पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा, अगर किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कम खरीदेंगे। तो क्या है इसमें, एक आप देख रहे होंगे एक अपोजिट कनेक्शन होता है, या इस तरह समझिए एक अपोजिट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है कि अगर जो कीमत घटेगी तो मात्रा अधिक मांगी जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो मात्रा कम मांगी जाएगी। तो इस तरह से समझ लीजिए कि मनोवैज्ञानिक एक होता है, साइकोलॉजिकल, हर किसी के माइंड में चीज चलती है कि अगर आप सोच कर गए हैं कि ये चीज इससे मिलनी चाहिए और आपको वो चीज इससे कम में मिल गई तो आप ज्यादा खरीद लेंगे, तो वही आपका क्या कहलाता है, मांग का नियम कहलाता है। ये जो इकोनॉमिक्स है इसमें जितने भी आप लॉस पढ़ेंगे, जितने भी नियम पढ़ेंगे, वो सीधे सीधे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं। उसे किताबों में ढूंढिए मत, उसे जो है प्रैक्टिकली देखिए, आप लोग खुद उसका एक हिस्सा है, आप लोग खुद ही उसी पर चल रहे हैं। आप भी तो यही करते हैं, मार्केट में जाते हैं, आपने देखा कि वो जो है सपोज कर लीजिए अमरूद खरीदने गए या कोई और चीज खरीदने गए, आपने देखा कम की दे रहा तो आप ज्यादा खरीद लाते हैं, और आपने देखा महंगी है तो आप कम क्वांटिटी लेकर के आ जाते हैं। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग जितना आपके पास पैसा है उसी के हिसाब से आप उसको खरीद लेते हैं, वही क्या है, मांग का नियम कहलाता है।
तो मांग का नियम क्या बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध, अभी मैंने जो कहा था कि क्या होता है, अपोजिट होता है, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। दूसरे शब्दों में अन्य बातों के समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा इसके विपरीत कीमतों में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे कि अगर देखें लहसुन है या अदरक है, एकदम से कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं तो लोग बहुत कम क्वांटिटी खरीदने लगेंगे और जब कीमत घट जाएगी तो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने लगते हैं। और कभी कभी तो 400 के ऊपर तक गया है, तो 400 के ऊपर में तो क्या रहता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल ही यूज करना ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे या सिर्फ 100 ग्राम या 50 ग्राम खरीदने लगते हैं। तो क्या होता है कि जितना जिसके पास है, अवेलेबल है, जैसे उसकी परिस्थितियां हैं उसी के अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत बड़ा है, ध्यान में रखिएगा, अन्य बातों के समान रहने पर, यानी कि आय में परिवर्तन ना हो, उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन ना हो, स्थानापन्न वस्तुएं जो होती हैं, ये सब अभी आगे हम समझेंगे, जो मान्यताएं होंगी मांग के नियम की, वहां पर आप समझेंगे आप बाद में। तो अन्य बातें जो बाकी की चीजें वो इक्वल रहनी चाहिए, सारी सिचुएशन समान रहनी चाहिए, तो वहां पर ये नियम लागू होता है। अब यहाँ पर कुछ डिफिनेशन भी दे रखे हो भी देख लेते हैं। जैसे मार्शल की है कि कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमत में वृद्धि होने से मांग घटती है। तो यही वाला पॉइंट है जो उन्होंने जो है डिफिनेशन पे अपनी दे दिया है। सोल्यूशन ने क्या कहा था कि दिए गए समय में अन्य बातों के समान रहने की दशा में जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उसकी कम मात्रा की मांग की जाती है, अधिक वस्तुएं खरीदते हैं और अधिक कीमत पर कम वस्तुएं खरीदते हैं। ये भी बात वही कही गई है। ऐसे उन्होंने एक पॉइंट और जोड़ दिया कि दिए गए समय में अन्य बातों के समान रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो कम मात्रा को मांगा जाएगा, कमी होगी तो ज्यादा जो है वस्तुएं खरीदी जाएंगी। बस वही बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा गया है। क्लियर हो गया होगा आपको कि मांग का नियम क्या कहता है। तो इतनी सी बात बताया जा रहा है कि किसी दिए गए समय में अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कितनी कीमत पर कितनी मात्रा को मांगा जा रहा है, वही आपका मांग का नियम कहलाता है। और उसके बीच जो संबंध हम कहें कि मांगी जाने वाली मात्रा और जो कीमत होती है विपरीत संबंध होता है, इसका ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं इसकी अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो, दोनों में ही ये मांग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान्यताएं लिखी रहेंगी, आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि कौन सी है कौन सी नहीं है, या आपको कुछ सभी ऑल ऑफ द अबव भी पॉइंट हो सकता है। या फिर अगर डिस्क्रिप्टिव है तो डायरेक्ट पूछेगा मांग का नियम क्या है, इसके अपवाद या फिर इसकी मान्यताओं को बताइए। तो चलिए देखते हैं इसके क्या उसकी मान्यताएं हैं। मान्यताएं का मतलब ये हो जाता है वो सिचुएशंस जिसमें मांग का नियम जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्रियाशील होता है, एक्टिव रहता है, यानी कि लागू होगा। दूसरे शब्दों में अग्रलिखित मान्यताओं के अंतर्गत मांग का नियम क्रियाशील होता है। पहला पॉइंट है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। ऐसे कि अभी मैंने बताया है कि इनकम में ना बढ़ेगी ना घटेगी। अगर 10,000 पर मंथ 10,000 पर मंथ मिल रहे हैं तो वही इनकम है। अगर 10,000 से उसको व्यक्ति को 20,000 मिलने लगे, जस्ट डबल हो गए, तो अब वो जो भी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो सेब था उसकी कीमत अब 200 रुपए किलो हो गई है, तो अगर आपकी इनकम भी बढ़ गई 20,000 हो गई तो आप वो 200 किलो अफोर्ड कर लेंगे, 200 किलो पर भी आप उस वस्तु को खरीदने लगेंगे, तो क्या होगा, वहां मांग का नियम नहीं लागू होगा। तो इनकम सेम रहनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स टेस्ट, नेचर इटीसी शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि उसकी रुचि किसी तरह का उसका इंटरेस्ट लूज नहीं होगा, वो ऐसे ही इंटरेस्ट है उसका जैसी वो चीजों को खरीद रहा है। उसका स्वभाव में चेंज नहीं होगा, उसकी पसंद नहीं बदलेगी, यानी कि व्यक्ति के नेचर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे क्या व्यक्ति कोई है वो कोई विशेष प्रकार की चाय पत्ती, जैसे कि चाय अलग अलग ब्रांड की आती है, अलग अलग उसका टेस्ट रहता है, तो हर कोई व्यक्ति का एक अपना पर्सनल ब्रांड होता है, वो उसी की ही चाय पीना पसंद करता है। तब कहीं अगर जाते भी हैं एज ए गेस्ट तो हमको वहाँ कभी कभी नहीं समझ में आती, क्योंकि हर किसी का कुछ चीजें ऐसी हैं इंडिया में जो हर किसी के खाने का एक अपना अलग ही तरीका होता है। जैसे कि मैगी खाने की सबकी एक अपनी अलग ही रेसिपी होती है, हर कोई उस तरह से मैगी को खाना पसंद करता है। सेम वैसे चाय के साथ है, कुछ लोग थोड़ी सी कड़क चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ उसमें जो इलायची है बहुत सी चीजें डाल करके पीना पसंद करते हैं, कोई सिंपल पीता है, कोई बहुत ज्यादा शक्कर की पीता है, कोई कम शक्कर की पीता है, तो अलग अलग सबका अपना नेचर होता है। तो वही चीज है कि उसमें अगर चेंज हो गया किसी तरह का तो वहां पर क्या है उसकी डिमांड में भी परिवर्तन आ जाएगा, वो भी बदल जाएगी, तो इसलिए वहां पर मांग का नियम भी लागू नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट।
संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से क्या मतलब हो जाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकेले इंडिविजुअल नहीं यूज की जाती, उसके साथ दूसरी चीज भी चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले, पेन है तो पेन में जो रिफिल पड़ती है, अगर रिफिल की कीमत, पेन अगर आप 5 रुपए का लेकर आ रहे हैं, उसमें जो रिफिल पड़ रही है वो अगर 2 या 3 रुपए की मिलती थी, अब वो रिफिल 6 रुपए की मिलने लगेगी, तो क्या होगा? रिफिल खरीदने के बजाय आप सिर्फ पेन ही खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उसकी कीमतें ज्यादा बढ़ गई। तो जो संबंधित जुड़ी हुई वस्तुएं हैं जिनको आप साथ में उपयोग करते हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो वहां पर भी इफेक्ट करती है मांग। फिर आ जाता है किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर रिमेन्स अननोन विद अ न्यू सब्स्टिट्यूट। कहने का मतलब स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, और अगर वस्तु की कीमत में थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा तो आप उसकी जगह पर दूसरी वस्तु यूज करने लगेंगे। जैसे कि कॉफी है, कॉफी अगर आप पी रहे हैं लेकिन कॉफी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम से, तो आप कॉफी छोड़कर चाय पे आ सकते हैं, चाय पीने लगेंगे। या कुछ चीजें ऐसी होती जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे अगर हम कहें नमक, अगर नमक की कीमतें बहुत बढ़ जाएं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। पानी, पानी का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आप चाहे जितनी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, लेकिन जब तक आप पानी नहीं पिएंगे, वाटर नहीं पिएंगे, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। इसी तरह नमक है, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्जी में नमक आप जितना डालते हैं आप उतना ही डालेंगे, भले वो 100 रुपए किलो हो जाए या फिर 10 रुपए किलो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वही चीज होती है कि कुछ चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें चीनी की, शक्कर है, शक्कर का सब्स्टिट्यूट क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि अगर शक्कर की कीमतें बढ़ जाएं, घट जाए, तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि बात जो कही जा रही है उस समय की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आगे जाकर के, इसी के बेसिस पर मार्केट का प्राइस भी अभी हम जो चैप्टर्स आएंगे पढ़ेंगे कि अल्पकाल शॉर्ट टर्म में और जो लॉन्ग टर्म होता है दोनों में प्राइजेस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है प्राइजेस में। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं तो उसमें सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। वहां पर आपके जो मेनली होते हैं उत्पादन के साधन, उनमें बहुत परिवर्तन किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर भविष्य में अगर वस्तु की कीमतें में वृद्धि होने की संभावना होती है तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक करके रखने लगते हैं। अगर ये पता चल जाए कि भविष्य में कोई भी चीज है उसकी मूल्य बहुत बढ़ जाएगा, तो आप उसको स्टॉक करके रखने लगेंगे। अब वो बहुत जल्दी खराब होने वाली नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है, वस्तुएं बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं। तो खराब होने वाली वस्तुएं हैं, आप उनको स्टॉक नहीं कर सकते। दूध को आप स्टॉक नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा। तो जिस चीज को आप खराब हो जाएगा स्टॉक नहीं कर सकते, वहां पर उनकी बात नहीं की जा रही है। कुछ ऐसी चीजें जिसको लोग स्टॉक कर सकते हैं, जैसे आलू है, आलू को लोग जो है स्टॉक करके स्टोर करके रखना शुरू कर देते हैं। या फिर जो है अदरक है या लहसुन है, इन सब चीजों के एकदम से रेट कैसे हाई हो जाता है। टमाटर है, एकदम से रेट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? बढ़ते इसलिए है कि लोग उनका स्टॉक करके रखने लगते हैं। इसी को ही कालाबाजारी भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से अवैध होती, इलीगल होती, नहीं करना चाहिए। यहाँ पर छोटी मोटी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर थोक व्यापारी जो होते हैं, बड़े व्यापारी जो होते हैं, वो स्टॉक करके रख लेते हैं। उसके बाद जब कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं तो उस बढ़ी हुई कीमतों पर बेचना शुरू कर देते हैं, तो उससे उनको प्रॉफिट होने लगता है। तो भविष्य में अगर बढ़ रही है कीमतें किसी वस्तु की, तो वहां पर बहुत से चेंजेस आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसी रहनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। तो ये सारी थी मान्यताएं, इनके लागू होने पर ही जो मांग का नियम है वो एक्टिव होगा, क्रियाशील होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में इसलिए समझाया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन में ही नहीं, आप आगे भी जाएंगे तो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कि अगर नेट की तैयारी कर रहे हो या आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी करिएगा या फिर अकाउंटेंट की करिएगा, अगर उसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका आ रहा है तो वहां पर ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इससे रिलेटेड। तो एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका। अभी तक आपने इसको समझा, उसमें एक डिस्क्रिप्टिव तौर पे समझा। अब हम इसको प्रैक्टिकल तौर पे एक तरह से देखेंगे, क्योंकि जब सारणी होती है सामने आपके, एक टेबल बनी हुई है, एक ग्राफ बना हुआ है, तो ज्यादा अच्छे से चीजें आपको समझ में आती है क्योंकि आप फिगर भी देख पा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी दिए गए समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एवं उन कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं की पारस्परिक संबंधों को बताने वाली तालिका क्या कहलाती है? मांग तालिका हो जाती है। दूसरे शब्दों में, एक निश्चित समय पर बाजार में दी गई विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्राएं बेची जाती हैं, यदि इस संबंध को अर्थात कीमत व मांग के संबंध को एक तालिका के रूप में व्यक्त करें तो ये मांग तालिका है। तो एक साइड क्या दे रखा है? वस्तु की प्राइस है, कीमत दे रखी है। एक साइड क्या है? मांगी गई मात्रा की कितनी इकाइयां, जो डिमांड है कितनी इकाइयों की यूनिट्स की जा रही है।
तो अगर 2 रुपए की कोई चीज है तो 200 यूनिट मांगी जा रही है। 4 रुपए की चीज हो गई 150। अब देखिए यहाँ पर नियम आपको कैसे लागू होता दिख रहा है। 2 रुपए का था तो आप 200 यूनिट लेने को तैयार थे। अब यहाँ पर जस्ट डबल हो गई, यहाँ पर 4 रुपए हो गया तो आपने सिर्फ 150 यूनिट ही लिया, 50 यूनिट आपने कम कर दिया। 6 रुपए की कीमत बढ़ी, आपने 130 यूनिट ही लिए। 8 रुपए हो गए, आपने 100 यूनिट ही लिए। 10 रुपए हो गए, आपने 80 यूनिट ही लिए। 12 रुपए हो गए, आपने 60 यूनिट ही लिया। तो क्या हुआ, जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे मांगी जाने वाली मात्रा कम होती जा रही है। तो आपने देख लिया विपरीत संबंध होता है, आपस में क्या होता है, इनवर्स जो होगा वो रिलेशन होता है। अब इसको हम तालिका के में अगर दिखाएं, इसको हम ग्राफ में दिखाएं तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ओ एक्स वाई ये अक्ष है, ये ग्राफ का आपका बेस होता है। यहाँ पर क्वांटिटी है कि कितनी इकाइयां जो है, अगर क्वांटिटी को हम फिर से दिखाएं, कितनी इकाइयां है वस्तु की मात्रा है, और यहाँ पर क्या है आपके प्राइस दे रखे हैं, ये कीमत है, उसको कीमत लिख लीजिए। यहाँ पर आपकी ये कीमत दे रखी है, प्राइस है। तो अब इसको अगर हम इस के बेसिस पर ही अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे। 2 रुपए पे आप कितनी इकाइयां मांग रहे थे, 2 रुपए पे आप 200 इकाइयां, तो ये वाला आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब फिर आ जाएगा, उसके बाद कीमत बढ़ी आपकी, 4 रुपए हो गई। अब आपने कितनी इकाइयां मांगी, अब आपने मांगी 150 इकाइयां। उसके बाद 6 हो गई, तो 6 रुपए कीमत पर आपने कितनी मांगी, 130, ये वाला हो गया। उसके बाद 8 रुपए पर हो गई, तो उसके बाद कितनी आपने मांगी, 100 यूनिट्स को मांगा। फिर 10 रुपए पर हो गई, तो कितनी आपने यूनिट्स को मांगा है, 80 यूनिट्स को मांगा है। उसके बाद जब 12 हो गई तो आपने कितनी यूनिट्स को मांगा, आपने मांगा है 60 यूनिट्स को। तो इस तरह से ये मांग आपका, ये जो फिगर बना है, ये जो हमने एक तरह से डायग्राम बनाया है, बार बनाए हैं, इनकी सारी जो ये पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये जो बन के तैयार हुई है, डी लिखा है, ये है मांग वक्र, ये आपका डिमांड कर्व कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे ये बना, फिगर्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बस आपको सही से ये पता होना चाहिए बनाया कैसे जाता है। तो अब ऐसे देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको तैयार किया गया, और इसके जो ये सारे पॉइंट्स को जब उन्हें मिलाकर एक रेखा खींची तो ये मांग वक्र बना, डिमांड कर्व बना। तो अब लेकिन आप ये चीज देख रहे होंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ ढलती जा रही है। क्यों ढलती जा रही है, जैसे कि अभी आपने ये चीज समझी कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे मांगी जाने वाली मात्रा घट रही है, घटती चली जा रही है। तो इसलिए क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ ढलती हुई आ रही। ये क्वेश्चन भी बनता है, कैसे बनता है, ये आपको फिगर समझ में आ गया होगा, आपको टेबल भी आ गई होगी, फिगर भी आ गया। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि मैम मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए, इसमें अभी जो पॉइंट मैंने कहा कि क्यों नीचे गिरता हुआ होता है, अब ये पॉइंट पे आते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, या ये क्यों जो है मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा मांग के नियम का, हम उसमें समझेंगे कि ये गिरता हुआ क्यों होता है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।